अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, सरप्राइज दूंगा और एक गेंद से तीनों विकेटें उड़ाऊंगा। इमरान खान के सारे डायलॉग और दावे धरे के धरे रह गए और मुत्तहिदा अपोजिशन ने कप्तान को क्लीन बोल्ड करके रख दिया। 8 मार्च 2022 को पेश होने वाली तहरीक अदम एतमाद 1 माह और 2 दिन के बाद बिलाखिर कल कामयाब हो गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक आसाब शिकन मुकाबले के बाद अब साबिक हो गए हैं और पाकिस्तानी सियासत की तारीख में ये पहले वज़ीर आज़म बने हैं जिन्हें अदम एतमाद के ज़रिए ईवान ने निकाला है। साबिक वज़ीर आज़म ने 3 साल और 7 महीने हुकूमत की। ये अरसा उनकी कारकर्दगी को लेकर कैसा रहा, इसके लिए हमने एक खुसूसी पैकेज, एक रिपोर्ट तैयार की है, ये देखिए। आखिर मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म इमरान खान का 18 अगस्त 2018 को शुरू होने वाला वज़ारत उज़्मा का दौर 10 अप्रैल 2022 को खत्म हुआ। 3 साल 7 माह और 24 दिन पर मुश्तमिल रहने वाला साबिक वज़ीर आज़म का दौर इक़्तिदार कुछ वजूहात की बुनियाद पर माजी की हुकूमतों से मुख्तलिफ नजर आया। नए पाकिस्तान का नारा लगाकर 90 रोज में करप्शन के खात्मे के दावे सामने आए। बाहर से करप्शन के पैसों की वापसी हो या मजीद कर्जे न लेने का ऐलान, 1 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा हो या 50 लाख घरों की तामीर का सुहाना ख्वाब, ये वो तमाम बुनियादी निकात थे जिसकी बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म ने अपने दौरे इक़्तिदार की बुनियाद रखी। लेकिन अगर इन तमाम वादों को अमली पैमाने पर नापा जाए तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और इनके वफाकी वुज़रा खुद तस्लीम करते आए कि वो तमाम वादे पूरे नहीं कर पाए। नाकामियों में सबसे पहले एहतसाब का बयानिया था। सन 2018 के आम इंतखाबात से पहले ही एहतसाब तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम से शुरू होकर आखिर तक होता रहा। बहुत से सियासतदानों को पकड़ा गया, लेकिन नैब का इदारा सियासतदानों से एक फूटी कोड़ी भी नहीं निकाल सका। मईशत के मुहाज पर जहां वजीर आज़म इमरान खान ने दावे किए कि वो मुल्क की मईशत की काया पलट देंगे और IMF के पास नहीं जाएंगे, कर्जे कम करेंगे, महंगाई का खात्मा करेंगे, लेकिन हुआ क्या? महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। कर्जे लेना पड़े और सबसे ज्यादा लेना पड़े, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कानूनी खुद मुख्तारी देकर IMF के ताबे ही कर दिया गया। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार यानी वसीम अकरम प्लस इनकी खासी कमजोर विकेट रही। पूरे दौरे इक़्तिदार में उनको लेकर गवर्नेंस पर खूब तनकीद होती रही। ब्यूरोक्रेसी भी कुछ ज्यादा खुश ना थी। यही वजह थी कि बाज़ ओहदों पर 8 बार अफसरान को तब्दील किया गया। इसकी वजह से पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात में अलीम खान और जहांगीर तरीन जैसे ग्रुप भी ताकत पकड़ चुके थे। फॉरेन फंडिंग केस और तोशा खाना के तहाइफ कप्तान के लिए कुछ ज्यादा इज्जत न बना सके। कई बार माफियाज के आगे इमरान खान हुकूमत को घुटने भी टेकने पड़े, जैसे चीनी और पेट्रोल की किल्लत के बाद कीमतें बढ़ाना पड़ी। लेकिन इनके दौरे हुकूमत में मनफी पहलुओं के साथ साथ कुछ मुस्बत पहलू भी देखने को मिले। कोरोना की वबा में लॉकडाउन की बजाय रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ सेक्टर्स को एहतियाती तदाबीर के साथ खोलने की हिकमत अमली को जहां आलमी पजीराई मिली, वहीं इस्लामोफोबिया के खिलाफ लाई जाने वाली उनकी करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तस्लीम किया और 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया का नाम दिया गया। इसके अलावा सेहत कार्ड, जिसके तहत शहरियों को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम की गई, और आसान घर स्कीम के तहत बैंकों को आसान शराइत पर कर्ज फराहम करना भी इनके क्रेडिट पर जाता है। इनके दौरे हुकूमत में गुर्बत के खात्मे के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत 115 मंसूबे चलाए गए। इमरान हुकूमत ने रिकॉर्ड टैक्सेस इकट्ठे करने के एदाद-ओ-शुमार भी दिए। इंतखाबी इस्लाहात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना एक बड़ा कदम था, लेकिन इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर मुल्क की बाकी सियासी पार्टियों ने धांधली का मंसूबा करार दिए रखा। DGISI की तकर्री को लेकर नेशनल सिक्योरिटी के इदारे को भी एक वक्त में कप्तान के फैसलों पर हैरानगी हुई। इमरान हुकूमत के पेका ऑर्डिनेंस को लेकर मुल्की मीडिया भी कुछ ज्यादा खुश न था। सहाफती तंजीमों को भी पेका ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट के जरिए फारिग करवाना पड़ा। अगर खारजा पॉलिसी की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान में इस्लामी मुमालिक की 2 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के नतीजे में सैकड़ों लीडर्स पाकिस्तान को इज्जत देने आए। यही नहीं, चाइना और रूस के साथ दोस्ती के नए दौर खुले, लेकिन जहां नई दोस्तियां लगाई गईं, वहीं अमेरिका और यूरोप को नाराज करके हिसाब बराबर कर दिया गया। जहां इमरान हुकूमत के खिलाफ मुल्क में एक मनफी बयानिया बन चुका था, वहीं उनके हामियों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने पर शदीद गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है।
और नाजरीन 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से वाज़े हिदायत मिलने के बाद कल असम्बली का इजलास तो हुआ, मगर तहरीक इंसाफ ने भरपूर सारा दिन डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। रात गए जब वोटिंग ना होने के इम्कानात पैदा होने लगे और कौमी असम्बली की बजाय वज़ीर आज़म हाउस की चहलकदमी जो है वो वहाँ पर बढ़ने लगी। मार्शल लॉ और किसी अहम शख्सियत की बरतरफी जैसी ये चगमगोइयाँ और अफवाहें इस्लामाबाद की फ़जाओं में गूंजने लगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खोल दी गई और मौजूद जज साहिबान भी कोर्ट्स पहुंच गए। इससे पहले कि रात के 12 बजते और स्पीकर कौमी असम्बली पर तौहीन अदालत लगती, असद कैसर साहब पार्लियामेंट आए, मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और नून लीग के अयाज सादिक को चेयरमैन इजलास की कार्रवाई जारी रखने की उन्होंने हिदायत की और ख़ुद चले गए, जिसके बाद चंद ही मिनटों में इमरान खान पर अदम एतमाद 174 वोटों से कामयाब हो गई। याद रहे कि अदम एतमाद मुनहरिफ अरकान के बगैर कामयाब हुई है, किसी मुनहरिफ रुकन ने वोट नहीं डाला इस तहरीक अदम एतमाद में। अब मुल्क के नए वज़ीर आज़म के लिए नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी उम्मीदवार हैं। एक तरफ से तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म का उम्मीदवार मैदान में उतार रही है तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुस्ताफ़ी होने का भी ऐलान कर दिया है। इस्तीफ़े से मुतालिक फवाद चौधरी ने क्या कहा ये भी देख लीजिए। हम समझते हैं ये बहुत ही जुल्म की बात है कि शहबाज शरीफ जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की जो टीटीएस का केस है, जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है उस दिन वो पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए इलेक्शन लड़ रहे होंगे। लिहाजा कोर कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि वजीर आजम इमरान खान को उन्होंने ये कहा है कि हमें असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और उसके लिए हम कौमी असम्बली से शुरू कर रहे हैं। अपनी हुकूमत के आखिरी वक्त पर इमरान खान पार्टी अहदेदारों को अवामी मुहिम तेज़ करने की हिदायत भी अब कर रहे हैं, जबकि कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने कौम से खिताब किया था और ये कहा था कि उनको हटाने की सूरत में वो सड़कों पर आकर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। क्या कहा था खान साहब ने, ज़रा देखिए। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। अब इसे जारहाना पॉलिसी कहें या एहतजाज की सियासत, देखना यह है कि खान साहब सड़कों पर आकर मुझे क्यों निकाला का बयानिया अपनाते हैं या कुछ और स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरते हैं। इसी मौजू पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुबारक आपको देनी चाहिए, देनी बनती है। आप लोग हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं और जिन मुनहरिफ अरकान का बड़ा गुस्सा था इस हुकूमत को, जिनके बारे में रेफरेंस भी दायर कर दिया था, उनके बगैर तहरीक अदम एतमाद का पर कामयाबी के लिए आप लोगों को मुबारकबाद देनी बनती है। इमरान खान ये कह चुके हैं ज़ुबैर साहब कि वो सड़कों पर ज़्यादा ख़तरनाक होंगे अगर उन्हें निकाला गया। वो कहते हैं आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप लोग तैयार हैं इस सियासत का मुकाबला करने के लिए? देखिए, सियासत में तो आपको हर वक्त तैयार ही होना चाहिए। मुखालिफिन जो भी ऑपोजिशन में होता है वो उसने किस तरह से एहतजाज करना है, किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाना है। असेंबली का फोरम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जलसे जुलूस हैं, जो भी वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है उनका आईनी हक है। लेकिन अगर वो ये समझ के कर रहे हैं कि छुपने की जगह नहीं होगी तो मेरा ख्याल है उनकी काफी गलतफहमी है, क्योंकि ये उस वक्त की ऑपोजिशन नहीं है जब इमरान खान 2013 के बाद जिस तरह धरने के वक्त बाहर निकलते थे और बहुत से चीजों में कंप्लीट चेंज आ चुका है। उनकी सपोर्ट उस हवाले से एक होप्स एंड एस्पिरेशंस थी जो उनके चाहने वाले थे। हो सकता है अब भी उनके बहुत चाहने वाले हैं, ये नहीं कह रहा, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो लगन था कि जी खान आएगा और खान पाकिस्तान को तब्दील कर देगा, तो वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी चीज ये है कि उनके अपने जो साथी थे जो शुरू से उनके साथ थे और बहुत अरसे से, अली खान, जहांगीर तरीन या बहुत से दूसरे, वो अब उनके साथ ही, और बहुत से स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जिनकी उनको सपोर्ट थी वो अब उनको सपोर्ट नहीं है। तो बड़ा उस तरह से आसान नहीं होगा उनके लिए जद्दोजहद करना और फौरन जद्दोजहद करना। आज अगर आप तस्वीर जो देखें, आज उनकी जो कोर कमेटी है जो भी है उसकी जो इजलास हुआ था, तो एक मायूसी तो है। वो पता नहीं, एक कई दफा इंसान को बाकी पीछे मुड़ के कुछ सालों के बाद या महीनों के बाद या बहुत अरसे के बाद जरूर वो महसूस करेंगे कि उन्होंने ये इसको जो स्ट्रेच किया था अपने
फिजिकली ब्लॉक करने का तरीकेकार किया था ना। दिस इज नो मिलिट्री कंट्री, एक जमहूरियत है, सुप्रीम कोर्ट है। कल जो हालात पैदा कर दिए गए थे, जो मूवमेंट हमने कल रेड जोन में देखी, जिस तरह प्रिजनर वैन को बड़ा फोकस करके दिखाया गया, हालात क्या तीसरी कुव्वत के कंट्रोल में जा सकते थे? जिस तरह की कल स्ट्रैटेजीज बनाई गई थी, जिस तरह के डीलिंग टैक्टिक्स थे, फिर रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का खुल जाना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुल जाना, हालात उस तरफ जा रहे थे जुबैर साहब? मतलब देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बिल्कुल हो गया था, सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। पहले भी हुआ था जब डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कितनी क्लियर कट रूलिंग दे दी, डायरेक्शन भी दे दिया और टाइम का तयन भी कर दिया, डेट का तयन भी कर दिया। अब आप उसको अगर, मतलब मैं तो हैरान हूँ पूरी की पूरी लीडरशिप पर कि वो सोच के क्या आए थे कि क्या होगा। आखिरी गेंद तक लड़ना था जुबैर साहब, उन्होंने क्या बात कर रहे हैं। लड़ना एक डिफरेंट होता है, मतलब विकटें उखाड़ के भाग जाना तो होती है ना। अब ये आप फिजिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लड़ाई कर रहे थे और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला सुना था और वो भी देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है कि जी 10 बज गए, 10:30 बज गए, कुछ हो नहीं रहा, तो उनको भी तो एक एक्शन में आना था। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी उनकी जो डायरेक्शन है उसको अगर उनसे इनहराफ किया गया तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। और फिर पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, उसका एक बैकग्राउंड है, इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में कुछ भी हो सकता था। और फिर जाहिर है वो स्टोरीज भी आती हैं, कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग होती है। हम तो असेंबली में बैठे थे तो हमें वो जो कुछ भी पता चल रहा था वहाँ, तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन। जुबैर साहब, क्या चैलेंजेस होंगे आप लोगों को? आप समझते हैं कि ऐसा कौन सा बड़ा चैलेंज है या एक से ज्यादा चैलेंजेस हैं आप लोगों के लिए जिससे निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिस मकसद के लिए आप लोगों ने इमरान खान को निकाला है उसके पीछे अब आप लोगों को पड़ जाना है उस मकसद को अचीव करने के लिए? बिल्कुल, देखे ना, सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट का फोकस होगा, जो होना चाहिए हर गवर्नमेंट का, कि जो अवाम के मसाइल हैं उसको फोकस करना। बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, और अब एक बहुत बड़ा चैलेंज नई हुकूमत के पास जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो डैमेज हुआ है पूरे तरीके से उसको रिपेयर करना है। क्योंकि पाकिस्तान से ये सिर्फ अमेरिका या यूरोप की बात नहीं, आप खुद सोचें कि किसी भी कैपिटल में या जो इंडिपेंडेंट वो एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान को किस नजर से देख रहे होंगे, कितनी इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है कि जो इस फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को किस तरह से उछाल सकती है और कितना डैमेज करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है। आफ्टर ऑल पीटीआई इज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, उनकी नजर IMF का फंदा भी है, फिर महंगाई भी है, फिर बेरोजगारी भी है, ये सब चीजें ठीक करने में टाइम लगेगा। जुबैर साहब, आप लोग ना, हालात जो ठीक होते हैं ना शाजिया, हाँ। हालात ठीक होते हैं, आपके बहुत से फैसले जो होते हैं उसके नतीजे में हालात ठीक होना शुरू होते हैं। गवर्नेंस अच्छी बेहतरीन करने से हालात ठीक होने। अब देखें ना, थोड़ी सी अगर मैं फिगर्स आपके साथ शेयर करूं, डॉलर 186 पे है, ये एकदम नीचे कैसे आएगा? आलमी मार्केट में जो पेट्रोल है ये 97.92 डॉलर फी बैरल का, 149.86 पैसे का पाकिस्तान में फी लीटर है। फिर 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक 4,400 अरब के टैक्स कलेक्शन इन्होंने कर ली है। आप इसको किस हद तक आगे लेकर चलते हैं? मतलब कि चैलेंजेस बड़े हैं आप लोगों के लिए कि महंगाई एकदम कम नहीं हो सकती, डॉलर एकदम नीचे नहीं आ सकता। मैंने कहा ना कि देखें जी, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जिस स्टेट में हमें इकोनॉमी मिली है, हाँ, कि उस स्टेट से हम उसको बेहतर करने के लिए जो हमारे फैसला साजी है, जो हमारी टीम है और जो हमारी गवर्नेंस होगी वो रिजल्ट करेगी लोगों की बेहतरी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट कुछ इकदाम जरूर हम उठाएंगे जो कि इमीडिएटली उठाएंगे जिससे अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके, लेकिन कुछ टफ डिसीजंस भी लेने होंगे जो जाहिर सी बात है हालात को देखते हुए लेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि गवर्नेंस में बिल्कुल आप डिफरेंस देखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। पता नहीं इमरान खान साहब बिल्कुल फंस चुके थे अपने इर्द गिर्द, कैसे लोगों को उन्होंने रखा हुआ था। बट उससे हमें भी सबक बहुत मिलता है कि हुकूमत साजी चैलेंज होता है। हम पहले एक्सपीरियंस है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं कोई हम्बल होकर ही बात करूंगा, कोई मेरा ख्याल है कोई सरिया नहीं अपने गर्दन में डाल के बात करना चाहिए कि जी हम तो ये अब अल्लाह से दुआ भी करेंगे
और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जी जो मुश्किलात होती हैं उसको सबको साथ लेके चलने का होता है। इमरान खान की हुकूमत की एक जो बहुत बड़ी वो जो मिस्टेक थी, जो समझ रहे थे कि वो उससे कुछ नहीं होता, कि ऑपोजिशन एक पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। हाँ। और आप उनको लेके साथ चलते हैं। लेके साथ चलने का मतलब ये नहीं होता कि उनको कहेंगे क्रिटिसाइज करना बंद कर दें हुकूमत पर, लेकिन आप ये तो करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यूज होते हैं उस पर आप ऑन बोर्ड लेते हैं। बिल्कुल सही, ऑन बोर्ड लेते हैं। और ऐसे लेते हैं कि ये नहीं कि वजीर आजम कहें कि मैं हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। बिल्कुल सही। ये बात तय है कि इंतखाबी इस्लाहात तो करनी है, उसमें आप लोगों ने ईवीएम को खत्म करना है। नंबर 2, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का हक है और वो भी आप लोग नहीं देंगे। देखिए जी, एक तो ईवीएम पर तो हमारा बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है और अभी तो तैयार भी नहीं है। दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी सिस्टम आप लेके आते हैं उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। तभी दुनिया के ज्यादातर ममालिक जो हैं वो ईवीएम पर नहीं गए हैं। जर्मनी जैसा मुल्क अगर नहीं जा रहा तो थोड़ा सा तो सोचने की बात है कि क्या वजह है कि वहाँ हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है और इलेक्शन ईवीएम पर नहीं है। तो थोड़ा सा सोचने की बात, अब जिद करने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऐसे करें कि इंश्योर करें। बात तो बड़ी सिंपल कॉमन सेंस है जो मुझे और आपको भी समझ आती है कि हमने एक वोट का तकद्दुस रखना है। हर वोट ऐसा हो कि जो अपना आराम से डाल सके और उसका वोट काउंट हो प्रॉपर तरीके से। ये है बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे। उसको कैसे इंश्योर करना है, मैनुअल सिस्टम हो, ईवीएम हो, जो भी हो, तो अगर आप उसको इंश्योर करेंगे और वो उस किस्म के इस्लाहात ला के जिसमें इंटेग्रिटी ऑफ द वोट इज इंश्योर्ड, तो वो मेरा ख्याल है वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सही। जुबैर साहब, पोर्टफोलियोज डिसाइड हो चुके हैं। फाइनली कल वज़ीर आज़म का भी इंतखाब हो जाएगा। ज़ाहिर है मुल्की मामलात को चलाने के लिए आपको ज़ाहिर है काबीना को तश्कील देना है, तो किस पार्टी को क्या वजारत मिलनी है? नून लीग के हिस्से में क्या आना है, पीपल्स पार्टी के हिस्से में क्या आना है, मौलाना साहब को क्या देना है, एमक्यूएम को आपने क्या देना है, ये डिसाइड हो चुका है जुबैर साहब? मेरा ख्याल है कल पता चल जाएगा, कल रात तक इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़िम वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, मुत्तहिदा अपोजिशन को हुकूमत बनाने पर मुबारकबाद। कल तक जो अपोजिशन बेंचेस पर बैठते थे कल वो हुकूमती बेंचेस पर बैठेंगे और हुकूमती बेंचेस पर बैठने वाले कल अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। क्या माइंड में आप लोगों के टारगेट सेट्स हैं आवाम के लिए, जिस बुनियाद पर आप लोगों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा? महंगाई की आप लोग बात करते थे, आवाम की तकलीफ की बात करते थे, क्या टारगेट्स आप लोगों ने सेट किए हैं कि ये अचीव करने हैं हमें बहुत कम अरसे में? देखिए, सबसे पहला बड़ा टारगेट तो हमारा होना चाहिए इकोनॉमी। हमने एक तजवीज़ दी है कि इकोनॉमी का एक चार्ट बना के पब्लिक के आगे रख दिया जाए कि मुल्क हमें इस तरीके से मिला है। ये हम पॉलिटिकली ज़रूर करेंगे। इसके बावजूद जितनी भी पार्टियां हैं सबको दावत देंगे, आए बताएं इकोनॉमी को किस तरीके से बेहतर करें। मगर इन सारी चीज़ों से पहले हम उस ख़त को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको डिकोड करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या हुआ है, क्या हकीकत क्या है। एम्बेसडर को बुलाया जाएगा और ओपनली हम करेंगे, ऐसा भी नहीं कि छुपा के करेंगे। अच्छा, अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट पोजीशन को चैलेंज किया है तो हमने हमेशा खारजा पॉलिसी पे यकीन रखा है। मतलब ये कि इत्तेफाक हो चुका है आप लोगों के बीच में कि खत की हकीकत सामने लेकर आनी है आप लोगों ने? बिल्कुल इस पे इत्तेफाक है, बिल्कुल इस चीज़ पे मुकम्मल इत्तेफाक है, कोई दो राय नहीं है। और हम ये नहीं कहते कि हुकूमत मिली है, ये हमने हुकूमत से आम आदमी की जान को बचाने की कोशिश की है।
जो मुल्क की हालात दिन ब दिन नाअहली की वजह से, इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से और जेल भरने की, सियासतदानों को तकलीफ़ देने की, जेल भरने की कोशिश, जितनी भी गैर आइनी तरीके अडॉप्ट किए गए, ये मुल्क उस वजह से सेफ़ नहीं रहा। अब हमारी कोशिश है कि हम तवज्जो दें मईशत की तरफ, फॉरेन पॉलिसी की तरफ, अपनी बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के लिए, आइन की अदारों की बेहतरी के लिए तवज्जो दें। हम लोगों को इंतकाम का निशाना न बनाएं। अगर कोई कानून है, कानून मौजूद है, चोर के लिए भी है, अच्छे आदमी के लिए भी है, बेहतरी के लिए भी है, बदतर चीज़ों के लिए भी है। मतलब कि करप्शन केसेस अगर खोलेंगे, मेरिट पर खोलेंगे, इंतकामी सियासत नहीं होगी ऑपोजिशन के, तो शायद ही कोई ऐसा नाम हो जो मैं ले सकूं जो पिछले 3 सालों में जेल की हवा जिसने ना खाई हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गारंटी से कहता हूं आपको, किसी शख्स के साथ इंतकाम नहीं होगा। पहले इन्वेस्टिगेशंस होंगी जो तरीक़ेकार है, अगर वो साबित हो जाती है तो फिर हाथ डालेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि उठा के 2 साल जेल में डाल दो, 2.5 साल जेल में डालो और कुछ साबित न हो। अच्छा, जो केसेस चल रहे हैं ऑपोजिशन लीडरान पर, अभी भी शासक केसेस चल रहे हैं, तो ये मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं चला जाएगा कि इक़्तिदार में है, फिर इक़्तिदार में रहते हुए इदारों को ज़ाहिर है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए, ये मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं जाएगा क्या? देखें मैडम, मसला ये है कि जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर केस बना, मेरे ऊपर 500 अरब की बात हुई, बगड़ते बगड़ते पहुँचते पहुँचते मौजूदा जो हमारा बावजात की बात है या प्रॉपर्टीज़ है या पुरानी 20 साल 25 साल पर, उस रेट को छोड़ के मौजूदा रेट को डाल के 1 अरब 22 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी पर आते हैं। क्या मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, कोर्ट ने मेरे हक़ में मेरिट पे फैसला दिया है, तो क्या मैं सिफारिश पे जा रहा हूँ? इस तरीके से इसी को तो इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, केसेस बनाए। अभी तक 3.5 साल में एक केस भी ये साबित नहीं कर सके, किसके ऊपर भी साबित नहीं कर सके। आप क्या चाहते हैं कि ये जो लोगों ने बनाया इन केसों को रहने दें, इंसाफ न मिले? अगर इंसाफ मिले तो कहें फेवर है। इस तरीके से काम नहीं चलता। हमें मुल्क को भी चलाना है। सबसे अवलियत यह है कि भूखे आदमियों को रोज़गार मिले, फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो, हम अकेले न हों दुनिया में, हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो जो दुनिया को लेके चले, दुनिया के साथ चले, अपने मकसद को हल करे। कश्मीर का नारे लगाते लगाते कश्मीर को हम भूल गए। हमने सिर्फ अपना क्या नाम है, सरीना के ऊपर बोर्ड लगा के दिन गिनते न रहे और नारे बड़े होते हैं कि तकरीर करते हैं। तकरीर से क्या हुआ? ये तो प्री प्लान नज़र आता था कि ये होगा, सही, और वो हुआ है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन है जिसने मिलकर हुकूमत बनाई है ये एक रहे। मिसाइल गिरता है, कहते हैं कि हम शेर है, हम हिंदुस्तान से नहीं डरते। मिसाइल गिराया, क्या किया है लोगों ने? दुनिया में गए, UN में गए, कहा कि गलती हो गई है, बातचीत हो रही है, हम पॉजिटिव लोग हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। भाई मिसाइल गिरा है, एटमी मुल्क है जिसने मिसाइल गिराया है, कल हमारा भी मिसाइल गिर सकता है, क्या हमें वो बख्शेंगे? हमने पायलट को छोड़ दिया, ग्रेस दिखाई है। क्या ग्रेस दिखानी है या बुज़दिली है? सही। हमारे कश्मीरी भाइयों को जिस तरीके से जुल्म हो रहा है उसकी बात नहीं हो सकती थी? सही। इनको रख लेते, बात करते उनसे, गिव एंड टेक करते उनसे कि ये हम करते हैं, ये हमें दिया जाए। शाह साहब, ये भी कहा जा रहा है कि देखते हैं कि ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन है ये कितनी देर चलते हैं, इनमें कितनी देर तक इत्तफाक रहता है, प्यार मोहब्बत से ये लोग रहते हैं, क्योंकि PDM का एक्सपीरियंस सबके सामने है। ज़रा बात पे एक दूसरे पर से अलग हो जाना। एक बात पीपल्स पार्टी को पसंद आती थी तो नून लीग को पसंद नहीं आती थी, नून लीग एक बात पर राज़ी होती थी तो पीपल्स पार्टी एक बात पर राज़ी नहीं होती थी। तो तहरीक इंसाफ को एटलीस्ट इस चीज़ का इंतज़ार है कि देखते हैं कि इनका इत्तेहाद जो है ना वो कितनी देर तक चलता है। अभी तो जब वो पोर्टफोलियो में के बात आएगी, तकसीम होंगे, उस पर मसाइल कह रहे हैं खड़े हो सकते हैं। देखें, बात यह है कि बड़ा बोल में नहीं बोलता,
हम सियासतदान हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की जो सोच है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नून से अलग है, नून की हम से अलग है, मेंगर साहब की अलग है, एमएमए की अलग है, हर जमात की अपनी अपनी एमक्यूएम की अलग है। मगर जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं वो ये नहीं है कि हमें जाके हुकूमत चाहिए। उस मकसद में सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि इक़्तिदार को बेहतर करके लेजिस्लेशन करके नई इलेक्शन कराएं 4, 5, 6 महीने के अंदर, और नई हुकूमत आए और ख़ुद ज़िम्मेदार हो, और जो भी आए, चाहे इमरान खान आ जाए, इमरान को लेके आते हैं तो अगर उनको यही चाहिए। लेकिन उनके नजदीक तो ये बेहतर था ना कि अगर ईवीएम रहता तो साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते थे, लेकिन आप लोग तो चाहते हैं कि ईवीएम ना हो, ईवीएम के होते हुए, आप लोगों के नजदीक ईवीएम के होते हुए साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। मोहतरमा ईवीएम मौजूद है, अभी है, 10 लाख ईवीएम मशीनें हैं, 10 लाख वो कनेक्शंस हैं झूठ पे मुबनी। हमारा प्रोपोजल बड़ा वाज़ेह है। हम ये चाहते हैं कि अपने ओवरसीज पाकिस्तान को इलेक्शन में हिस्सा लेने का भी हक हो, वोट देने का भी हक हो, हमारा प्रोपोजल है। और उनकी स्पेशल सीटें भी की जाएं कि प्रॉपर वहाँ के लोग अपनी नुमाइंदगी करें। 60% तो आपके लोग वोट दे ही नहीं सकते। सऊदी अरब, दुबई, कतर, दोहा, ये जितने इलाके हैं यहाँ पे इलेक्शन अलाउ ही नहीं है। आप 60% को निकाल के 40% को ईवीएम मशीन डाल के दे देंगे, ये पॉसिबल है? आप उनको वो राइट दे जो वहाँ के ही लोग हो, वो लोग सही माना में खिदमत ये है ओवरसीज़ की कि वो आए, पार्लियामेंट के अंदर आए, अमेरिका से आए, यूरोप से आए, फ्रांस से आए, लंदन से आए, जर्मनी से आए, सऊदी अरब से आए, अबू धाबी से आए, अपने अपने लोगों के मसाइल लेके पार्लियामेंट में आए। ये तो एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है उन गरीबों को, और वो समझते नहीं हैं, गोरे बन गए, समझ में उनको बात नहीं आती कि पीपल्स पार्टी या नून या ये इत्तेहाद क्या देना चाहता है उनको। हम तो वो देना चाहते हैं जहाँ से वो नुमाइंदगी करें। सही। नैब को ख़त्म करेंगे आप लोग, क्योंकि 2008 से 13 तक आप लोगों की हुकूमत रही, बाद में एहसास हुआ कि नैब कवानीन में तरमीम कर लेते। सर मैं बता रही हूँ 2013 से 2018 तक पीपल्स नून लीग की हुकूमत रही, बाद में उन्हें अफसोस हुआ कि हम तो तरमीम कर लेते। किसने कहा है आपको? क्या? हाँ, ये ज़रूर है कि नैब को हम सियासत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। सियासत में नैब को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई साबित होती है तो हमारे पास लॉ भी है, कानून भी है, इन्वेस्टिगेशन है। नैब लॉ के अंदर जो फॉल्ट है उसको ठीक करेंगे। आइन से टकराव में जो चीज़ें आती हैं उनको ठीक करेंगे। आइन को हम बेहतर फजीलत देना चाहते हैं, आइन को अबव रखना चाहते हैं। पाकिस्तान का कानून आइन के ताबे है। बाकी नैब को ख़त्म करना, ये करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, फलाना करेंगे, हमें अवाम को बचाना है, हमें ना छोड़े। लेकिन ये नून लीग की सोच आप लोगों से ज़रा डिफरेंट है। वो कहते हैं सियासत और नैब साथ साथ नहीं चल सकते। कुछ दिन पहले शायद खान अब्बासी ने कहा हम आएंगे, हम नैब को ख़त्म करेंगे, क्योंकि नैब और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। ये मुत्तफ़िका फैसला होगा। ये मेरी राय भी है, शायद की भी राय है, ठीक है, मगर जब ये बात आएगी मुत्तफ़िका तो उस पर फैसला होगा। सही। तहरीक इंसाफ ने तो असम्बलियों से इस्तीफे देने का जो है ना वो फैसला किया। वो कहते हैं अगर इलेक्ट हो जाते हैं शहबाज शरीफ साहब तो हम जो है वो असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे। आप समझते हैं कि उनका दुरुस्त फैसला होगा? 2014 में भी उन्होंने ये इस तरह किया था, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ देंगे था। नहीं देंगे। अच्छा। और मैं सियासतदान हूँ, मैं उनको मशवरा भी दूंगा और यही दूंगा कि पार्लियामेंट के में रह के सियासत करें। और जैसे मैंने 2018 में उनसे कहा था, 17 में कहा था, इस्तीफ़ा वापस करवाई थी मैंने 2015 में, 14 में, तो वही उनके फ़ायदे में गई जो मैंने कही थी। आज भी हम मुखालिफ ज़रूर हैं, दुश्मन नहीं है। सही। शाह साहब, कल जो सारा दिन जो कुछ होता रहा और आखिर में आके रात 10 बजे जो हालात पैदा हो गए,
कहीं आप लोगों को भी ये महसूस हुआ कि हालात जो है वो किसी और कुव्वत के हाथों जो है ना वह मुंतकिल ना हो जाए, कोई तीसरी कुव्वत ना आ जाए? जिस तरह हम लोग मूवमेंट देख रहे थे पार्लियामेंट हाउस के बाहर, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर, जिस तरह रेड जोन में हम सारी हलचल देख रहे थे, कहीं आप लोगों को महसूस हुआ कि हालात अब किसी और के पास जो है ना वो जा रहे हैं, सिचुएशन हाथों से निकल गई है? देखें, बात सिंपल ये है कि हम सियासतदान हैं, हालातों को समझते हैं। अगर आप नहीं समझते तो अल्लाह ताला आपको कोशिश करे कि अल्लाह से कहे कि आपको समझाने की कोशिश करें। अगर यही हालात हमें पैदा करने होते तो फिर हम आईनी तरीका नहीं लेते, एहतजाज नहीं करते। हमने आईनी तरीका लिया। आप हमें बताएं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइन में मौजूद है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर है तो पीपल्स पार्टी ने पहले दिन कहा था कि हम आईनी तरीका लेंगे, हम गैर आईनी तरीके से हुकूमत को नहीं हटाएंगे। और यही सवाल हो रहा था कि कैसे करेंगे ये लोग। और आपने देखा कि हमने लोगों को एहसास दिलाया और उस हालात से फ़ायदा लिया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए 174। आप तो आइन की बात कर रहे थे, सवाल मेरा ये था कि जिस नहज पर कल हालात पहुंच चुके थे, ज़ाहिर डिलेइंग टैक्टिक्स आप लोग तो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो तो हुकूमत कर रही थी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल, तो उसकी वजह से कहीं आप लोगों को लगा कि जो अब सिचुएशन है ये किसी और के हाथों में जा सकती है? नहीं गई ना। हाँ, आप अप्रिशिएट करें, नहीं गई। बिल्कुल। और हमने ऐसे हालात पैदा नहीं किए। हमने सियासी वर्कर की तरह बिहेव किया। हम हाउस में बैठे रहे, गालियां भी सुनते रहे, चीखें भी सुनते रहे और बड़े बड़े नारे भी सुनते रहे, मगर हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हमने यही किया कि जैसे सियासतदान करते हैं कि हमें पार्लियामेंट की इज़्ज़त और एहतराम की तरफ जाए, मगर उन लोगों ने मुकम्मल कोशिश की कि कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि तीसरी कुव्वत आ जाए। और आपने देखा, ऐसा नहीं कि मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ, आप मौजूद होंगी कि अपोजिशन ने मुकम्मल सब्र और तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, दो लिहाज से बड़ा मुख्तलिफ रहा कल का दिन, बड़ा हंगामा खेज़ दिन था। एक ये कि कल इमरान खान पहले वो वज़ीर आज़म बन गए जो अदम एतमाद के ज़रिए जिनको घर भेजा गया, नंबर एक। नंबर दो ये कि तारीख़ इस लिहाज से नहीं बदली गई कि पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म जिसने 5 साल अपनी मुद्दत पूरी की हो, तारीख़ वहीं पर खड़ी है। कल जो कुछ हुआ, जिस तरह हुआ, आप समझते हैं कि इससे सियासी इमेज जो है इसको नुकसान हुआ है? शुक्रिया शादिया, बिल्कुल हुआ है। देखिए, बहुत बेहतर होता कि अगर ये इमरान खान की हुकूमत अपने 5 साल पूरे करती, और करना चाहिए था मेरे नुक्ते नज़र से। उनसे लाख इख्तलाफ सही, उनकी बहुत सी पॉलिसी से इख्तलाफ सही, लेकिन मेरा ख्याल है अपोजिशन को, क्योंकि उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि अब 1 साल रह गया था। आपने पिछले 3-3.5 साल अपोजिशन ने बहुत कोशिश की थी, उसमें भी ये बड़े सवाल उठते हैं कि जिस तरीके से चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, तो किस तरीके से उनके सेनेटर्स को जो है अगेन वही बात कहेंगे कि उनके सेनेटर्स मेजॉरिटी में थे, लेकिन खड़े हुए तो माइनॉरिटी में बदला गया। और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी पार्टी का कोई मौक़िफ़ नहीं था हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। बिल्कुल इसी तरह 2018 के इलेक्शन में जिस तरीके से हुकूमत बनी, वो भी बड़ा सवालिया निशान है।
तो अगर इन दो चीज़ों को सामने रखें तो अपोजिशन ने जो है अपनी लड़ाई लड़ी, तहरीक चलाई, जो भी आप उसको नाम दें, मुत्तहदा अपोजिशन अब आई, लेकिन उसके बावजूद 3.5-4 साल तकरीबन हो चुके थे, तो 1 साल और इंतज़ार किया जा सकता था। इमरान खान की हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी आ रही थी। उसकी बड़ी वजह महंगाई थी, लोग महंगाई से तंग थे। अब आप 1 साल के लिए जो आप हुकूमत आपने ली 1 साल के लिए, उससे आप क्या कर सकेंगे? अगर आप फर्ज करें जिस तरह कहा जा रहा है कि जी आप नैब के हवाले से कोई चीज़ कर लेंगे, XYZ चीज़ें, नहीं, वो तो खुद ये कहते हैं मज़हर अब्बास साहब, हमारा आने का मकसद ही है कि इंतखाबी इस्लाहात करें, EVM को ख़त्म करें। हम लोग एक दो काम इन्होंने और बड़े इंपॉर्टेंट करने हैं, वो नैब केसेस के हवाले से करने हैं, तो वो तो चाहते नहीं है लंबे अरसे तक रहना। शादिया इंतखाबी रिफॉर्म्स तो आप उस वक्त भी कर सकते थे जब आप पार्लियामेंट में थे, जब जो है हुकूमत भी थी। दोनों फिर इसके जिम्मेदार है ना कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप 3.5 साल में नहीं कर सके, इसलिए कि एक तरफ PTI की गवर्नमेंट जो है वो किसी और नहज पे चल रही थी, दूसरी अपोजिशन जो है। तो जब हम बातचीत नहीं करेंगे, हमेशा एक ब्रीफ पीरियड के लिए आके ये सारी चीज़ें हमको क्यों याद आती हैं? मैं फिर भी कहूँगा कि आपने जाना चाहिए था, आप कोशिश करते कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते। अब ये होगा कि आप करेंगे तो PTI नहीं मानेगी। तो जब तक कंसेंसस नहीं बनेगा तो कभी भी कोई चीज़ बेहतर नहीं होगी, तो मेरे नुक्ते नज़र से। लेकिन जो कुछ पिछले चंद दिनों में या पिछले 1 माह में हुआ, उसकी जिम्मेदारी फिर इमरान खान साहब को इसलिए लेनी पड़ेगी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, उसके जो भी रीजंस हैं, फिर उनके नुक्ता नज़र से एक रीज़न उन्होंने ये दिया कि जी एक मुरासला उनके हाथ लगा, जिस पे पूरा एक बयानिया बिल्ड हुआ कि जी इस मुरासले, ये ख़तरनाक मुरासला है, एक बैनुल अक़वामी साजिश है इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। और उस पर फिर ज़ाहिर नेशनल डिफेंस कमेटी का एक वो सामने आया, मौक़िफ़ सामने आया, एलामिया सामने आया। लेकिन इस 1 महीने के अरसे में हमने देखा कि ना कोई इंटरनेशनल, ना कोई इंक्वायरी ट्राइब्यूनल बना, ना कोई केस रजिस्टर हुआ, ना कोई एतराज़ दाखिल हुआ। एतराज़ दाखिल भी हुआ तो उस वक्त जब वोटिंग का दिन था 3 अप्रैल को, वरना जिस दिन नॉमिनेशन, जिस दिन इसके ऊपर मौक़िफ़ वो आना चाहिए था, उस दिन मौक़िफ़ नहीं आया, यानी 28 मार्च को। तो अगर हम इस पूरे में, और फिर जो 9 अप्रैल को हुआ, 9 अप्रैल को पूरे दिन, जब एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सही है गलत है, आप उस पर 2 राय हो सकती है, लेकिन ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हालात तहरीके इंसाफ के यहाँ तक पहुँचे क्यों? आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म अपनी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे मसाइल जिनका अदराक जिनके बारे में करने में नाकाम रहे? मतलब कि शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि तरीन ग्रुप इस हद तक चला जाएगा, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अलीम खान ग्रुप इस हद तक चला जाएगा। फिर जो मुनहरिफ अरकान सेंटर से इनके सामने आए, शायद उनको इसके बारे में भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, या उनको सही गाइड नहीं किया जा रहा था, जिसके बारे में कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ हालात ख़राब नज़र आ रहे हो, आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। शायद प्राइम मिनिस्टर की सोच को वहाँ तक जाने ही नहीं दिया गया कि हालात यहाँ तक ख़राब हो सकते हैं। देखिए, पार्टी के अंदर तो जो इख्तलाफात थे, जो इख्तलाफात हैं, जो इख्तलाफात रहेंगे, उसको तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, उसमें उनको नाकामी हुई। हाँ। और जिसके नताइज इनको भुगतने पड़े, बाई इलेक्शन में भुगतने पड़े, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के पहले फेज़ में भुगतने पड़े। आज भी वो कराची से खैबर चले जाएं तो तहरीक इंसाफ में कई ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप्स होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन उसको फिर सॉर्ट आउट किया जाता है। तहरीक इंसाफ की जो पूरी तंजीम है वो इस वक्त तहलील है, आपने उसको दोबारा फिर एक बनाया, असद उमर साहब को जो है जिम्मेदारी दी। ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब को अब एड्रेस करनी पड़ेगी। सिर्फ बयानिए की बुनियाद पर आप इलेक्शन नहीं जीतते, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बयानिए की बुनियाद पे आप इलेक्शन नहीं जीतते। इलेक्शन के और भी वो होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो तंजीम होती है। तो तहरीक इंसाफ की तंजीम बहुत कमज़ोर रही है और उसके नुकसानात उठाए हैं। जहाँ का इत्तेहादियों का ताल्लुक है, इत्तेहादियों को आप क्यों नहीं मुतमईन कर सके? इत्तेहादियों से भी आपने ये सारी चीज़ें शेयर नहीं की जिनको आप इस वक्त पब्लिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो इत्तेहादी आपके साथ नहीं रहे, मुनर्रफीन को हटा भी दें तो मुनर्रफीन के बगैर ही अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। तो अगर आपके साथ इत्तेहादी होते तो ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो पाती, मुश्किल पेश आती, कानूनी नुक्ते खड़े हो जाते। तो ये मेरा ख्याल है इमरान खान के लिए बहुत सोचने की
ज़ाहिर है हर आदमी, हर पार्टी किसी भी शिकस्त से, वो किसी भी शक्ल में हो, उससे सबक सीखती है। इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। वो पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है, वो कम बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस्तीफे दे देंगे, जैसा कि आज उन्होंने ऐलान किया कि कोर कमेटी में ये तजवीज़ भी दी गई हैं, लेकिन ये भी साथ कहा जा रहा है कि बहुत से अरकान जो है वो पार्लिमानी कमेटी में इख्तलाफ है इस्तीफे देने के हवाले से। इस्तीफे देने का मतलब है कि आप मैदान खाली छोड़ रहे हैं, फिर तो अपोजिशन जो मर्जी कानून साजी करे, जो मर्जी पॉलिसीज बनाए, उनको अपोज करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये क्या सियासत होगी? देखिए, इस्तीफे का सबक इन्हें 2014 से सीखना चाहिए। 2014 में इस्तीफे देके आपने क्या हासिल कर लिया? और वो भी खैबर पख्तूनख्वा की उस वक्त भी असेंबली ने इनकार कर दिया था, और अब भी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो है वो इस चीज़ को नहीं मानेगी। तो आपने कौमी असेंबली से इस्तीफे देंगे, कौमी असेंबली से इस्तीफे देके आप क्या कर लेंगे? अगर फर्ज करें 50 लोग भी इस्तीफा नहीं देने के हक में हैं और नहीं देते, तो आप एक पार्टी को मजीद तकसीम कर रहे हैं। उसके बजाय वो बहुत बड़ी ऑपोजिशन है, बहुत इफेक्टिव ऑपोजिशन है इस वक्त तहरीक इंसाफ के बाद। इमरान खान साहब को खुद बिल्कुल बैठना चाहिए। वो जो शहबाज शरीफ अगर मुंतखब होते हैं, शहबाज शरीफ के हवाले से जो उनका बयानिया है उनको खुलकर असेंबली के अंदर बयान करना चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए, उन्हें गवर्नमेंट को नर्वस करना चाहिए। और ये जो कोलिशन है, कोलिशन लंबे अरसे तक जो है मुत्तहिद नहीं रह पाती, कोई भी कोलिशन। तो इसलिए वो कोलिशन अगर किसी स्टेज पर भी ब्रेक होगी तो उसका फायदा तहरीक इंसाफ को पहुंच सकता है। बिल्कुल। अच्छा, आप समझते हैं कि जब ये मुत्तहिदा अपोजिशन जो कल तक थी, कल ये हुकूमत में होंगे सब लोग, जो खत का मामला चला पिछले 2 हफ्तों से जो चल रहा है, 27 मार्च से चल रहा है, क्या ये आने वाली हुकूमत पर लाजिम नहीं होगा, या उन्हें नहीं चाहिए कि सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करवाएं? शाजिया, जो भी वजीर आजम बने, जो भी लीडर ऑफ द हाउस हो, वो उसका पहला काम ये होना चाहिए कि वो फौरी तौर पे नेशनल डिफेंस कमेटी की मीटिंग बुलाए। उस मीटिंग के सामने ये प्रपोजल रखे कि एक हाई पावर्ड ट्राइब्यूनल तश्कील दिया जाए जो इसकी पूरी तहकीक करे, इंडिपेंडेंटली तहकीक करे, बिल्कुल, और इसको मालूम करे कि इसके हकायक क्या हैं, ताकि वो चीज़, वो नैरेटिव जो इमरान खान बिल्ड कर रहे हैं, अगर वो दुरुस्त है तो उसके हवाले से फैसला करें, बिल्कुल, और अगर गलत है तो दोनों सूरतों में लोगों के सामने वो चीज़ आनी चाहिए कि इसकी हकीकत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।